हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। लगातार हम आप लोगों के लिए सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आते हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, परासरण दाब किसे कहते हैं बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगातार आपको करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे होंगे। चलिए बच्चों, परासरण दाब है क्या, इसको समझने के लिए अपन को थोड़ा सा यहाँ पर समझना बच्चों। परासरण की क्रिया किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास एक पात्र है बच्चों, और पात्र में हम अर्धपारगम झिल्ली लगा दें। ये पात्र है और पात्र में बच्चों बीच में हम अर्धपारगम झिल्ली लगाते हैं। क्या बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली। ये अर्धपारगम झिल्ली है और इसमें हम क्या भर देते हैं, एक साइड भर देते हैं बच्चों विलायक के अणु। ये आपका विलायक है, ठीक है, समझिएगा, ये आपका विलायक है बच्चों। और दूसरे साइड हम भर देते हैं क्या, विलयन। क्या भरते हैं बच्चों, विलयन। इधर हमने विलयन रख दिया, क्या, विलयन। अब होता क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जब पारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणु, ये बच्चों आपका विलायक है, क्या है, विलायक है। विलायक के अणु किधर, विलयन की ओर बच्चों, इधर क्या है आपका, विलयन है। तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह होना ही बच्चों क्या कहलाता है बच्चों, परासरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, परासरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, परासरण की क्रिया कहलाती है। एक आपसे और यदि क्वेश्चन पूछ दे कि परासरण किसे कहते हैं, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होना बच्चों क्या कहलाता है, परासरण की क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, परासरण की क्रिया। तो परासरण आपको पता है, क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर हम एक पिस्टन लगा देते हैं बच्चों, और पिस्टन के माध्यम से इस पर हम दाब लगा दें। क्या लगा दें बच्चों, दाब। जब दाब लगाएंगे, इधर से प्रेशर लगाएंगे, तो ये जो आपके विलायक के अणु थे, इधर जो जा रहे थे बच्चों, इधर जा रहे थे, वो जाने में उनकी गतिशीलता कम हो जाएगी कि रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर से प्रेशर मारेंगे, धक्का मारेंगे, तो इधर बोले भैया तू अपना अणु अपने पास रख, हमारे इधर मत आने दे। तो जिस दाब पर बच्चों परासरण की क्रिया रुक जाए, किसकी क्रिया बच्चों, परासरण की क्रिया रुक जाए, वो जो दाब है वो दाब बच्चों कहलाता है परासरण दाब। क्या कहलाता है फिर बच्चों, परासरण दाब। जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है वो कहलाता है बच्चों परासरण दाब। चीजें क्लियर है। तो परासरण की क्रिया क्या है, विलायक के अणुओं का, कहां बच्चों, विलायक के अणुओं का विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से प्रवाहित होना, यह क्या कहलाता है, परासरण की क्रिया हो जाती है। और जब हम विलयन पर दाब लगाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि परासरण की क्रिया रुक जाती है, यानी विलायक के अणुओं की गति विलयन की ओर बंद हो जाता है, गति रुक जाती है। उस स्थिति में जो दाब होता है बच्चों, वही जो दाब है वो परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, परासरण दाब कहलाता है। परासरण प्रक्रिया द्वारा विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के से होकर के निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। मतलब विलायक के अणु क्या होते हैं बच्चों, विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, ठीक है। इस क्रिया को हम बोलते हैं बच्चों परासरण की क्रिया, ठीक है। अब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर एक दाब लगाया जाता है। जिस दाब से बच्चों परासरण की क्रिया रुक जाए वह दाब क्या कहलाती है, परासरण दाब कहलाती है। यहां पर देखिए, यहां पर ये बोला गया कि परासरण की दाब को रोकने के लिए, यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, देखिए ना, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो न्यूनतम दाब लगाया जाता है बच्चों, उसे हम परासरण दाब के नाम से जानते हैं। विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न स्थैतिक विलयन का परासरण दाब कहलाता है। दूसरी परिभाषा है, हालांकि मेरे शब्दों में आप लोगों को ऐसे भी याद हो गया होगा कि भाई जैसे आपके पास कोई भी विलयन है, दो विलयन आप ले लो बच्चों, एक मान लीजिए आपका एक विलायक ही है, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु प्रवाहित होते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए हम दाब लगाते हैं, तो परासरण दाब कहलाता है, सांद्रता है ना। चलिए, लैंथेनाइट तत्वों के सामान्य लक्षण बताओ। लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लैंथेनाइट समूह कहा जाता है बच्चों। आप सबको पता होगा लैंथेनाइट समूह में कितने तत्व हैं बच्चों, 14 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 14 तत्व हैं। यहां पर मैं बताता हूं, लैंथेनाइट समूह के 14 तत्व हैं। कितने तत्व बच्चों, 14 तत्व हैं, ठीक है। और इसे 4f श्रेणी में रखा जाता है। किसमें बच्चों, 4f श्रेणी में। जो एक्टिनाइट के तत्व बच्चों एक्टिनियम के बाद के तत्व हैं, और ये जो 14 तत्व हैं वो लैंथेनाइट के बाद के तत्व हैं, इसलिए इसे लैंथेनाइट समूह के तत्व कहा जाता है। आप लोग इसका बताना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो बच्चे है ना
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना। इसके समान लक्षण पूछा जाता बच्चों। लैंथेनॉइड और रेक्टिनॉइड में यदि आप अंतर भी तैयार कर लेते हैं, समझिएगा, अंतर यदि आपसे बन रहा बच्चों तो जो अंतर है उसी को विशेषता के रूप में लिख लीजिएगा। देखिएगा, पहला हमारा विशेषता है लैंथेनॉइड धातु नरम होती है, इनकी कठोरता श्रृंखला बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, 14 तत्व बच्चों, हम आगे बाएं से दाएं, जैसे आवर्त है बच्चों, ये बायां भाग है, बायां भाग है बच्चों, बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो कठोरता बढ़ती जाती है। सभी लैंथेनाइड तत्वों में समानता प्लस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब देखो बच्चों, जो लैंथेनाइड तत्व है वो आपके दुर्लभ तत्व हैं, मृदा तत्व हैं, ये सब दुर्लभ तत्व की श्रेणी में आते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और बच्चों इनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में सबसे ज्यादा स्थायी +3 ऑक्सीकरण अवस्था होता है। लैंथेनाइड के धातु की प्रतिरोधकता अपेक्षाकृत अधिक होता है, थोड़ा सा अधिक होता है बच्चों। ये तत्व में 4f ब्लॉक के लैंथेनम के बाद के तत्व आते हैं, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है। 4f का मतलब n-2f में प्रवेश करता है बच्चों, n-2f में प्रवेश करता है। ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, केवल काम का चीज देखेंगे बच्चों। जैसे विशेषताएं पूछी जाती है तो 4, इसका अंतर जरूर तैयार कर लेना, कोशिश करूंगा मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूं, लेकिन अंतर जरूर आप लोग तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, आयनन समाव्यपता किसे कहते हैं? देखिए, उप सहसंयोजी यौगिकों में समाव्यपता पाई जाती है। सबसे बड़ी आप एग्जांपल, यदि आपसे एक एग्जांपल बन रहा है, ये देखिए एक एग्जांपल है बच्चों। आयनन समाव्यपता में होता क्या है कि जो ये आपके पास आयन जुड़े हुए हैं, अंदर का बाहर और बाहर का अंदर आ जाए, बस एक ही इसमें चीज है बच्चों, कुछ भी नहीं है। जैसे यहां पर आपका मैं एग्जाम्पल देता हूं, कौन सा एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों, ठीक है। अरे भैया पीछे चलो, आगे चलो, ठीक है। क्या था बच्चों, कोबाल्ट से था ना, ठीक है, कोबाल्ट है, ठीक है, आपका कोबाल्ट है, NH3 का होल 5 है, ठीक है बच्चों, और यहां पर ब्रोमीन है और बाहर आयन के रूप में सल्फेट है, SO4। अब इसमें हो क्या, अंदर का बाहर हो जाए, आयन का विनिमय का मतलब NH3 का होल 5, SO4 अंदर आ जाए और बच्चों ये Br बाहर चला जाए। अब आपसे यदि एक बन रहा है तो आसानी से बना सकते हो। तो ये जो समाव्यपता है बच्चों क्या कहलाता है, आयनन समाव्यपता कहलाता है। सिंपल और कुछ भी नहीं है। देखो, ऐसे यौगिक जिनमें मूलानुपाती सूत्र एक होता है किंतु विलयन के आयनन के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। इस घटना को आयनन समाव्यपता कहते हैं। इस प्रकार के समाव्यपता समन्वयन मंडल के अंदर के बाहर, है ना, संलग्न में विनिमय के कारण होता है। कुल मिलाकर के बच्चों समाव्यपता आप सबको पता है कि जो सूत्र होता है, ठीक है, अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो जाता है। और इसमें बच्चों संलग्नी के जुड़ने के कारण समाव्यपता उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए आपका जो यहाँ पे लिगेंड है वो बच्चों अंदर से बाहर हो गया, बाहर से अंदर हो गया, मतलब इसके संलग्न के कारण, विनिमय के कारण ये जो आपका समाव्यपता उत्पन्न होता है। जैसे यदि इसके बारे में बात करें तो यह गहरा बैंगनी रंग का होता है बच्चों, ठीक है, और SO4 2 निगेटिव आयन देता है। लेकिन इसमें बच्चों, इसमें SO4, ये यहाँ पे SO4 है ना, मिसप्रिंट है, SO4, यहाँ पे बच्चों लाल रंग होता है। विलयन में ब्रोमीन जो है आयन देता है। तो इसमें आयन के विनिमय के कारण जो, जैसे मान लीजिए आप अपने भाषा में, मान लीजिए नहीं बन रहा है, अब आप अपने भाषा में लिखना चाहोगे तो लिखोगे कि किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक में आयन के विनिमय के कारण जो समाव्यपता उत्पन्न होती है उसे हम आयनन समाव्यपता कहते हैं। एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, यदि आप एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं तो नंबर पक्का कट जाएगा बच्चों। एग्जाम्पल में कोई हेराफेरी नहीं होगी, एग्जाम्पल आपको लिखना ही पड़ेगा। संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। क्यों? इसके पीछे है अयुग्मित कक्षक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। संक्रमण धातु के अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d में प्रवेश करते हैं बच्चों। कहां? n-1d में प्रवेश करते हैं। और n-1d में 1 इलेक्ट्रॉन हो या d में 2 इलेक्ट्रॉन हो, d में 3 इलेक्ट्रॉन हो, d में 4 इलेक्ट्रॉन हो या d में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये अयुग्मित है बच्चों। इसमें इलेक्ट्रॉन विनिमय इधर से उधर घूमने के कारण इनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, आकर्षण का। देखो भाई, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हम चाहेंगे कि भाई कोई आकर के हमसे दोस्ती बना ले, हमारे पास कमी है। ऐसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं भाई बबुआ हम अकेले हैं, आ जाओ हमारे साथ, कोई दोस्ती बना लो। जैसे हम क्रोमियम कापर कोई भी ले लो बच्चों, क्रोमियम का ही लेते हैं। इसका अंतिम में होता है 3d5 क्या होता है बच्चों? 4s1। अब डी में पूरे के पूरे जो 5 कक्षक हैं, 1 2 3 4 5, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने कितने बच्चों? एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस एक एक इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें यस में भी देख लो, यस में भी एक ही एक इलेक्ट्रॉन है। हालांकि होना कितना चाहिए?
आप पाओगे 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए 3d में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, डी ब्लॉक का तत्व है बच्चों। अब डी ब्लॉक के तत्व में हम देखते हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है कहां प्रवेश कर रहा है, n-1d में, और n-1d में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है सारे के सारे अयुग्मित हैं। अयुग्मित होने के कारण इसमें मेन रूप से बच्चों चुंबकत्व का गुण पाया जाता है और अनुचुंबकीय होते हैं, किसी को खींचने की है मतलब अपनी आकर्षण क्षमता ज्यादा रखते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है बच्चों। देखो संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें n-1d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरे हुए नहीं है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण मतलब घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में इधर उधर से कंपन करते। तो मान लिए कि आया, बाकी वो स्थायी ऐसे नहीं रहते कक्षा में, वो तो अध्ययन करने के लिए माना गया कि इसमें 5 कक्षा और ऐसे व्यवस्थित, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब जोड़े के रूप में ले रहते तो और विचलित होते हैं। जैसे कोई बच्चा दोस्ती मतलब मेला जा रहा है, मेला गया, उसने 2 लोगों के साथ बढ़िया अपना कहीं भी बैठ के चाय नाश्ता सब कुछ करता है, लेकिन अकेला व्यक्ति है ना वो बिलबिलाता रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है तो इधर उधर बिलबिलाते रहते हैं, भैया ये हो तो आघूर्ण उत्पन्न होता है ना, ये चीज बोला है। चलो, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है अनुचुंबकीय लक्षण भी उतना अधिक होता है। क्यूप्रस आयन के 1 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण से अनुचुंबकीय है, जबकि क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक और क्यूप्रस होना चाहिए ना, कहां पे चला, क्यूप्रिक आयन है ये बच्चों, क्यूप्रिक आयन है और क्यूप्रस आयन, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए प्रतिचुंबकीय गुण है। मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा उसमें चुंबकत्व का गुण अधिक होगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि भाई उसमें युग्मन नहीं है। दोस्ती में भाई जोड़ा जरूरी है, यदि जोड़ा नहीं है तो फिर वो बिलबिलाएगा इधर उधर, आप सब समझ रहे होंगे। जो अकेला रहता है ना, और मेला में चला जाए तो फिर कैसे लगेगा भैया कि यार हम तो अकेले हैं, मजे नहीं आ रहा है। चलिए, लैंथेनाइड संकुचन को परिभाषित कीजिए, इसका कारण भी दीजिए। भाई हमने इसके पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। लैंथेनाइड तत्वों के आकार में कमी होना लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। सिंपल है बच्चों, जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इसमें 5 कोष है तो 5 ही कोष रहेगा, कोष में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, कोष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए F की बात करते हैं, 4F में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले 1 है बच्चों, अगले वाले में 2 है, फिर अगले वाले में 3 है, फिर अगले वाले में 4 है, फिर अगले वाले में बच्चों 5 है। मतलब लगातार इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है बच्चों तो नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बढ़ता जाता है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है, जिसके कारण इनमें आकार में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, यानी यह सिकुड़न उत्पन्न हो जाता है। जैसे बेर आप देखे होंगे, आप अपने घर गांव में बेर देखना, सिंपल है कि बेर पहले थोड़ा सा बड़ा रहता है, पकता है, बड़ा रहता है, लेकिन जैसे जैसे पकने के बाद समय जाता है वो सिकुड़न आ जाती है। ऐसे इनके बीच में भी होता है। चलिए कोई बात नहीं, लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक में बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं के आयनों के आकार में क्या आती है, हल्की सी कमी आती है, जिसे हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। कारण क्या है बच्चों, देखिए लैंथेनाइड में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में न जाकर n-2f उपकोष में प्रवेश करता है। मैंने बता दिया n-2f उपकोष में लैंथेनाइड के तत्व है तो 4f में प्रवेश करेगा। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल वृद्धि होती है, जिससे परमाणु अथवा आयन क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, आकार में कमी आ जाती है। सिंपल है बच्चों, रिपीट कर लो, है ना, रिवीजन कर लो। हालांकि हमने सारा चीज हमने अपने चैनल में करा रखे हैं, है ना, एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट हमने कराया है, ये तो रिवीजन चल रहा है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं एग्जाम के लिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर बच्चों हम एक यहां पर पात्र लेते हैं, ठीक है। यहां पर जो बिलियन है बच्चों, इसका सांद्रण है 1 मोलर सांद्रण। देखिएगा 1 मोलर बिलियन में 1 मोलर सांद्रण है बच्चों 1 मोल है, ठीक है। बिलियन की जो सांद्रण है 1 मोल है ना। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु के क्षण पर उसी धातु के लवण को 1 मोलर बिलियन में डुबाया जाता है, तब धातु की क्षण और बिलियन के बीच जो विभवांतर होता है बच्चों, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। 1 मोलर सांद्रण है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप है बच्चों। और यहाँ पे जो हम जैसे मान लीजिए अंदर लेते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने ले लिया जिंक सल्फेट, क्या ले लिया, जिंक सल्फेट। और फिर बच्चों ये जो आपका है ये भी जिंक का है। अब देखिए जिंक है और जिंक सल्फेट है, इनके बीच में जैसे मान लीजिए भाई साहब आपके घर में ढेर सारे सदस्य हैं,
आपकी बुआ आ गई, आपकी बहन आ गई बाहर से, तो फिर क्या होगा? बोले भैया थोड़ा बहुत बातचीत तो हो ही जाए, हो सकता है बढ़िया मजे मजे में बात हो जाए, हो सकता है बहुत दिन बाद बहन से मिल रहे हो तो आप लड़ झगड़ लो, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों कंडीशन। तो यहां पे जो धातु है, धातु यहां पर अपने घर में जब जमा हुआ तो या तो कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, पदार्थ मुक्त करेगा, और इलेक्ट्रॉन के इधर उधर विनिमय के कारण तो ही वर्क होगा, वही वर्क आपका विभवांतर है, क्योंकि आवेश को इधर उधर जाने में जो वर्क लगता है वो विभवांतर है। इस स्थिति में जितना इसका विभवांतर होगा वही मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में, विभवांतर के रूप में जाना जाएगा, और ये जो पूरा प्रोसेस बच्चों एक मानक इलेक्ट्रोड विभव कहला जाता है। चलिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु के क्षण पर उसी धातु के लवण को 1 मोलर सांद्रण विलयन पर मिलाया जाता है तो क्षण और विलयन के बीच जो विभवांतर होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखिए बच्चों, अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? अंतर संक्रमण तत्व, देखो संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक का तत्व, लेकिन अंतर संक्रमण तत्व मतलब एफ ब्लॉक के तत्व, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कोष में प्रवेश करते हैं और इसमें आंशिक रूप से भरे रहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा लक्षण यह है कि n-2f आंशिक रूप से भरा हो, पूरा ना भरा हो, यदि पूरा भरा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आंशिक रूप से भरा हो, ठीक है, आंशिक रूप से भरा हो, यदि पूरा भर जाएगा बच्चों तो फिर वो आपका अंतर संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। तो वे तत्व जिनमें n-2f कक्षा का पूर्ण होते हैं अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, या अंतिम इलेक्ट्रॉन बच्चों n-2f उपकोष में प्रवेश करेंगे वही तत्व आपके अंतर संक्रमण तत्व कहलाएंगे। देखो बच्चों इन तत्वों के 3 बाहरी कक्षा पूर्ण होते हैं, एक तो आपका हो जाएगा n-2, ठीक है बच्चों, एक n-1 और एक आपका n हाई है, तो 3 कक्षा पूर्ण होते हैं क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f में प्रवेश करता है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आंतरिक इलेक्ट्रॉन भीतर के तीसरी कक्षा में f उपकोष से प्रवेश करता है, इसलिए इसे f ब्लॉक का तत्व भी कहा जाता है, और इसे आंतर संक्रमण मतलब d के भी अंदर है, d के भी अंदर है बच्चों, इसलिए इसे आंतर संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। आगे चले, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन बढ़िया है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास बच्चों एक सेल है, ठीक है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है सर, सेल में 2 इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L है, ठीक है सर, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसी को हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। एक ये परिभाषा हो जाता है, और इसी से बच्चों आप विशिष्ट चालकता वाला भी सूत्र निकाल सकते हैं कि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता और उसकी प्रेक्षित चालकता का जो अनुपात है वो भी सेल स्थिरांक कहलाता है, या किसी भी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। तो दोनों आपको बता रहा हूं, पिछले वीडियो में मैंने ये परिभाषा बताई थी, अभी ये बता दिया, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि सर हमने ये नहीं पढ़ा था, आप क्या पढ़ा दिए, हमारे सिलेबस में तो ऐसा दिया ही नहीं था, हम तो ऐसा पढ़े ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, जैसे आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम करा देते हैं, कोई बात नहीं। विशिष्ट चालकता और प्रेक्षित चालकता का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। सबसे बढ़िया परिभाषा मैं बता रहा हूं, किसी भी इलेक्ट्रोड के किसी भी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो सेल स्थिरांक कहलाता है। सब कुछ ठीक ठाक है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चले बच्चों फटाफट। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। मैं क्वेश्चन को समझाता हूं, थोड़ा टाइम लग जाता है। सक्रियण ऊर्जा होता क्या है बच्चों? जैसे किसी भी मान लीजिए अभिकारक को, यहाँ पे अभिकारक ले रहा हूं, यहाँ पे एक देहली ऊर्जा है ना, अब उसकी ऊर्जा इतनी है बच्चों, ये ऊर्जा का स्तर है, ठीक है, ऊर्जा का स्तर है, ठीक है। यहाँ पर ये अभिकारक है, क्या है बच्चों? अभिकारक है। अभिकारक को इस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ बच्चों एनर्जी लगेगा, सक्रियण ऊर्जा, इमिशन एनर्जी। तो किसी भी अभिकारक या परमाणु को आवश्यक ऊर्जा जिससे कि वो किस में बदल जाए बच्चों? उत्पाद में बदल जाए, वो उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यानी अभिकारक से जब कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो अभिकारक के पास कुछ ऊर्जा रहती है, कुछ ऊर्जा उसे बाहर से दिया जाता है। तो भाई अभिकारक के पास जो ऊर्जा है उतने में अभिक्रिया संपन्न हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? कुछ बाहर से एनर्जी दे रहे हैं। जब यहां तक तो उसकी खुद की एनर्जी थी, अब यहां तक ऊर्जा अवरोध है, इसके पहले रासायनिक अपक्रिया संपन्न होगी ही नहीं, ये ऊर्जा अवरोध है। ऊर्जा अवरोध है मतलब उतना ऊर्जा तक वो पहुंचेगा तभी आपका उत्पाद बनेगा। तो बच्चों यहां पर हुआ क्या कि अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा खुद थी और अब उसे ऊर्जा अवरोध तक पहुंचना है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा, वही ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है।
ठीक है बच्चों, देखिए ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, सक्रण ऊर्जा कहलाती है। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि अभिकारकों की ऊर्जा सक्रण ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसके मान को कम भी किया जा सकता है। कम ऊर्जा पाकर अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। सक्रण ऊर्जा को ईए से लिखते हैं। बाकी मैंने समझा दिया, यदि आपसे कुछ ना बने तो आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को दी गई ऊर्जा सक्रण ऊर्जा कहलाती है। यदि किसी अभिकारक के पास ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर नहीं है तो उसे बाहर से जो एनर्जी दी जाती है वही सक्रण ऊर्जा कहलाती है। यदि उत्प्रेरक लगा दिया जाए थोड़ा बहुत सक्रण ऊर्जा के मान में कमी भी आ जाती है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उत्प्रेरक की। ठीक है बच्चों, चलिए लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कई बार पढ़ाया है। जो बच्चे चैनल में जुड़े होंगे, भाई देखो क्वेश्चन रिपीट इसलिए कराता हूं क्योंकि भूल तो नहीं गए, और भूल गए तो आज रिपीट कर लेना। लिगेंड किसी उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु को जो चारों ओर से घेरे रहते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, वो लिगेंड कहलाते हैं। जैसे यहां पर देखो बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पे जो Cn है वो लिगेंड है, क्योंकि ये जो आयरन है बच्चों, इस आयरन को वो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। चलो भैया देखो, कभी कभी पेन भी काम नहीं करता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह कि किसी उपसंयोजी यौगिक में लिगेंड जुड़ा हुआ वह अणु परमाणु आयन होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। बच्चों एक दंतुर हो सकता है, द्विदंतुर हो सकता है, बहुदंतुर हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, है ना? इसकी इकाई बताओ। अभिक्रिया की दर की इकाई, अरे यार बोल दो सर, ये तो बहुत आसान है। कोई बात नहीं। अभिक्रिया की दर क्या है? समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। बच्चों दोनों चीज हो सकता है। दोनों चीज कैसे हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि ये आपका ए है बच्चों, ये आपका बी में बदल रहा है। ए आपका है बच्चों अभिकारक, ए क्या है? अभिकारक। और बच्चों बी क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। ठीक है, अभिक्रिया की दर को मान लीजिए हम अभिक्रिया की दर को प्रेजेंट करना चाहें तो ये बच्चों समय के साथ कितना अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा समय के साथ ये बताएगा। अर्थात इसको हम -dA/dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि समय के साथ अभिकारक में कमी होगी। या बच्चों इसको +dB/dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों सर? प्लस क्यों? क्योंकि उत्पाद बढ़ेगा। दूध से जब दही बनाते हो तो लगातार दही की मात्रा बढ़ती जाती है, दूध की मात्रा कमी होती जाती है। इसलिए हमेशा उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को प्लस के साथ दर्शाते हैं और अभिकारक के सांद्रण में कमी को माइनस के साथ दर्शाते हैं। अब बच्चों यहां पर देखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है। सांद्रता का इकाई क्या होता है बच्चों? मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। समय है सेकंड, तो ये सेकंड हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसका यदि हम इकाई की बात करें तो हो जाएगा बच्चों मोल। क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये इसका इकाई हो गया बच्चों। क्या हो गया? इकाई हो गया। किसी बच्चे को ना बने तो कर लेना भाई। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आएगा EDTA का रासायनिक नाम एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। EDTA बच्चों एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। तो आज हमने 12 क्वेश्चन किए, साथ साथ में और भी समझाते रहते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो भैया हमारे शिव कोचिंग क्लासेस में जुड़े रहने के लिए कॉन्टेक्ट कर लें, इसमें नोट्स ले लें। मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है, बढ़िया आपको नोट्स दिए जाते हैं। अब आप कहोगे ये PPT वगैरह तो ये भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे दूंगा। लेकिन इसमें कभी कभी PPT में थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाती है, क्योंकि हम खुद तो टाइप करते नहीं, टाइप करवाते हैं, तो कभी कभी PPT में त्रुटियां हो जाती है जो हम वीडियो में बता देते हैं कि ये यहाँ पे त्रुटि है। लेकिन फिर भी आप समझदार हो, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करना। जिन बच्चों को नोट्स लेना है नोट्स जरूर ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।